students, today we are going to take up a very famous, beautiful and touching poem which has been taken from 12th class English book Flamingo, and the poem is My Mother at 66, written by Kamala Das. Kamala Das was a very famous, well-known Indian writer, poetess, very versatile writer who is well known for her ट्रांसपेरेंसी एंड ओरिजिनलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोयम जिसका टाइटल है माय मदर एट 66। सबसे पहले आइए देखते हैं इसके थीम। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? थीम माने क्या होता है? विषय वस्तु। थीम मीन्स विषय वस्तु, मीन्स व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस पोयम? विषय वस्तु। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस पोयम? इट्स theme is aging. Aging means getting old. Getting old. बूढ़ा होना, उम्र की ओर बढ़ते जाना। एजिंग, उम्र का बढ़ना। तो इसकी पहली थीम हम देखते हैं, इसमें एजिंग के बारे में बताया गया है। एंड when someone gets old, then the fear of loss and pain of separation. साथ ही साथ खोने का डर और अलग होने का डर। सेपरेट मीन्स अलग होना, अपने नियर एंड डियर वन से अलग होने का डर और उनको खोने का जो भय होता है, उनको खोने का जो दर्द होता है, कष्ट होता है उनसे बिछड़ने का, वो इस पोयम की थीम है। यानी द एजिंग एंड द फियर ऑफ लॉस एंड पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम आवर डियर एंड नियर वंस इज द थीम ऑफ दिस पोयम। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ डेथ। Why this fear arises? Because there is the certainty of death. Certainty माने मृत्यु की निश्चितता। Everyone who is born is going to die one day. हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वह एक दिन मरेगा। Death is inevitable. It is the truth of life. It is the reality of life. जो डेथ है वो क्या है? Inevitable है, उसको रोका नहीं जा सकता। We can't stop it. We have to accept it. हमको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। This is the truth of the life. And another point here is complex subtleties of human relations in lyrical idioms. Complex माने होता है जटिल, which is not easy. Complex subtleties माने होता है बारीकियां। Both have the same meaning. बारीकियां, जटिलताएं। बारीकियां माने किसकी बारीकियां? किसकी बारीकियां? ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, मानव संबंधों की बारीकियां। उनको बड़े ही लिरिकल इडियम्स के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। लिरिकल इडियम्स फिल्ड विद इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इमेजिनेशंस, मींस दिस पोयम इज फुल ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड इमेजिनेशंस। ये जो कविता है वो बहुत ही भावना प्रधान कविता है, भावनाओं से भरी है, संवेदनाओं से भरी हुई है तथा कल्पनाओं से भरी हुई है। तो इसी को कहा जाता है गेयात्मकता। लिरिकल इडियम्स इज गेयात्मकता। कविता में एक गेयात्मकता है, कविता का जो एक विशेष गुण होता है वो इसमें दर्शाया गया है। तो दिस वाज द थीम ऑफ द पोयम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज राइम स्कीम। राइम स्कीम माने होता है तुकांत शब्द। मतलब इस पोयम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? इट इज रिटन इन फ्री वर्स, डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। ये जो कविता है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स, फ्री वर्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। दिस पोयम इज नॉट रिटन इन स्टैंजास। It is the whole poem is in one sentence punctuated by commas. पूरी कविता एक वाक्य में लिखी गई है जिसको कॉमास के द्वारा अलग अलग किया गया है। तो ये किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इफ समवन आस्क यू द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम, द आंसर इज फ्री वर्स। फ्री वर्स मीन्स इट डजंट फॉलो एनी राइम स्कीम। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है टास्क है, some words rhyme with each other. Task, flask, mask, all these words rhyme. The sound is same. इन तीनों शब्दों की जो आवाज है वो एकदम सेम है। जैसे हो गया glad, sad, mad,
तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी सेम साउंड करते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कविताओं के जो आखिरी वर्ड्स होते हैं स्टेंजास के, वो एक दूसरे से राइम करते हैं, बट इसमें ऐसा कोई राइम स्कीम नहीं है। इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द पोयम। आपकी बुक में यही पेज आपको दिखाई देंगे एक पोयम के, माई मदर एज 66। ये आपकी फ्लेमिंगो बुक की पहली कविता है। हमने इसे आपके लिए थोड़ा सा बड़े अक्षरों में टाइप करके यहाँ पे लिखा है स्लाइड बना के, ताकि आप आसानी से एक एक शब्द को समझ सकें। तो नाउ हियर द पोयम स्टार्ट्स। आई एम गोइंग टू रीड द पोयम, प्लीज लिसन केयरफुली each and every word so that you can understand it very well. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यह एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो एक माँ और बेटी के संबंधों को दर्शाती है। एक बेटी जब शादी के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाती है और उनसे मिलने के बाद वापस अपने घर जाती है, तो उस समय और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, मदर बूढ़ी हो चुकी है। एंड दैट टाइम व्हाट डज शी फील, अपने माँ से बिछड़ते हुए उसको कैसा महसूस होता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। द पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट with her mother in a car, and she looks at her mother. After meeting her parents, she was on her way to the Cochin airport. वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। I saw my mother beside me. Her mother is sitting beside her in the car. Beside means क्या होता है? Beside, alongside, next to, अपनी माँ के बगल में। Beside का मतलब बगल में या next to, alongside। तो जो पोएटिस है वो अपनी माँ के साथ कार में बैठी है। बैठे बैठे उनकी एक नजर अपनी माँ पर जाती है, उनकी नजर अपनी माँ की तरफ जाती है। She saw her mother, doors open. Her mother was sleeping. Her mouth was open. Her face ashen like that of a corpse. Mother is sleeping. Mother is taking a nap. Mother is dozing. Doze माने to sleep. नैप कहते हैं झपकी को। जब हम अचानक से थोड़ी देर के लिए जो सोते हैं उसे कहते हैं झपकी। झपकी आपने सुना होगा, थोड़ी देर के लिए सोना। अ शॉर्ट स्लीप इज कॉल्ड झपकी। So her mother is sleeping and her mouth is open. उनका मुंह खुला हुआ है। Her face ashen like that of a corpse. Corpse कहते हैं डेड बॉडी। Corpse means डेड बॉडी, जो मृत शरीर होता है, मरा हुआ शरीर होता है, उसको कहते हैं। Here poetess compare her mother to a dead body. यहाँ पर जो पोएटिस है अपनी माँ की तुलना एक डेड बॉडी से करती हुई, एक मरे हुए शरीर से करती है। तो क्या बता देना चाहती है वो? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ऑल द स्कार्स ऑफ एज कैन बी सीन ऑन हर मदर्स फेस। बढ़ी हुई उम्र के जितने भी निशान होते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस, डलनेस, एवरीथिंग कैन बी सीन ऑन हर फेस। तो सारी की सारी चीजें उनके चेहरे पर दिखाई देता है। उनकी माँ का जो चेहरा है वो एशन हो गया है। ऐश किसे कहते हैं? राख। तो ऐश की तरह एशन, ऐश कैसे रंग की होती है? ग्रे कलर की होती है। एंड इट इज कलरलेस, डल। माँ का चेहरा जो है वो डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा है। तो डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा है क्या मतलब? जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है? Whenever a person dies, the blood circulation is stopped and the body becomes inactive, colorless, gray color, dullness, inactive. There is no any strength, vigor, energy. शरीर में किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होती है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। Corpse, dead body is motionless, movementless. There is not any kind of movement.
नो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी सीन। तो वैसा ही, और वो शरीर जो है एकदम डल होता है, वैसे ही उसकी माँ का चेहरा भी दिखाई देता है। And realized with pain that she was as old as she looked. And after looking at her mother's face, realized माने she felt, उसने ये महसूस किया, she realized pained her, अपनी माँ का चेहरा देख करके उसे बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, और उसने ये महसूस किया कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वो दिखाई देती है। That she was as old as she looked. Let's move on to the another slide. Word journey. अभी हमने ये देखा था, इसमें कुछ शब्द आए थे। doze. doze का मतलब होता है सोना, nap, asleep slightly, जब हल्के से हम सोते हैं, a short sleep. These are some new words you have to learn. It will help to understand the meaning of the poem properly. nap का माने doze माने होता है ऊंघना, सोना, झपकी लेना। एशियन मीन्स पेल एंड फेडेड। एश कहते हैं राख को, राख की तरह पीला और फेडेड, डल एंड कलरलेस, दैट इज कॉल्ड एशियन। बदरंग यानी जिसका कोई रंग नहीं है। कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइन हमने पढ़ी है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस को आगे आइए देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है? काव्य सौंदर्य जिसे कहते हैं, काव्य सौंदर्य। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी की कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो रस, छंद, अलंकार के बारे में आपने पढ़ा है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है पोएटिक डिवाइसेस। और एक पोएटिक डिवाइस होती है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फिगर ऑफ स्पीच। तो इन लाइंस में हमको एक फिगर ऑफ स्पीच हमने देखी है, इट इज कॉल्ड सिमिली। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा। उपमा अलंकार आपके सबका परिचित अलंकार है, आप जानते होंगे। जब एक व्यक्ति किसी चीज की तुलना दूसरे से करते हैं, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। इंग्लिश में हम देखेंगे तो उपमा अलंकार जो है एक प्रकार का कंपैरिजन है, एक प्रकार की तुलना है। कंपैरिजन माने तुलना है, किसके बीच? ऑफ टू थिंग, दो वस्तुओं के बीच में जब हम तुलना करते हैं और शब्द आते हैं एज और लाइक। एज वर्ड आना चाहिए या लाइक वर्ड आना चाहिए। जहां पर एज या लाइक वर्ड आया है, इट मीन्स दैट इट इज सिमिली, वहां पर सिमिली का प्रयोग हुआ है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये हमने लाइन पढ़ी थी कि उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा जो है वो लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह, एकदम राख की तरह दिखाई देता है। उसकी माँ का चेहरा डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है, यानी ग्रे कलर का दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है, चेहरे की तुलना डेड बॉडी से की गई है। वॉन पेल, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी माँ का चेहरा, वॉन माने भी क्या होता है? फेडेड, बदरंग, लेट विंटर्स मून की तरह उसकी माँ का चेहरा दिखाई देता है। ही फॉट लाइक अ लायन, ही फॉट लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़ा। कैसे लड़ा? वो शेर की तरह, उसके लड़ने की तुलना लायन से की गई। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की पंक्तियों में क्या है। What we have, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. कार में बैठे हुए जब उसने अपनी माँ को देखा, हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी, हर मदर अपीयर टू बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरे ही संसार की महिला वो दिखाई देने लग जाती है। शी डिड नॉट लुक अलाइव, वो जीवित नहीं दिखाई देती है उसको। समहाउ शी गॉट अ फील दैट हर मदर इज गोइंग टू डाई सून, उसको थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि शायद उसकी माँ अब जल्दी ही मरने वाली है। So, just to avoid these thoughts, he started looking outside the car. इन विचारों को, इन जो सोच रही थी उनको दूर हटाने के लिए, to avoid those thoughts, she started looking out of the car. वो कार से बाहर देखती है। And what did she see? She saw the young trees were sprinting there. उसने देखा कि कार के बाहर जो हैं जवान युवा जो पेड़ हैं
वो तेजी से दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ने को बोलते हैं स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट, शॉर्ट एंड फास्ट जो रेस होती है, जो 100 या 200 मीटर की जो दौड़ होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। और उसमें जो धावक दौड़ते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंटर्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रिंटर्स। तो मूविंग वेरी फास्ट, तो पेड़ कैसे दिखे थे? भागते हुए दिखाई देते हैं। whenever we are moving in a car, whenever we are traveling in a car, if we see outside the car, we will find that trees appear to be running very fast. They appear to be running very fast to the opposite direction. वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और उल्टे दिशा की ओर दिखाई देते हैं। उसी तरह से जो साल हैं वो भी तेजी से बीतते पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तो एक तो उसने देखा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग हो रहे हैं, साथ ही साथ उसने देखा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन माने हैप्पी चिल्ड्रन, देयर आर अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज ऑन द फील्ड्स। वो अपने घरों से दौड़ते हुए आ रहे हैं। स्पिल माने क्या होता है? लेट आउट, मूविंग आउट क्विकली, छलकना, हिंदी में इसको बोलते हैं छलकना। तो मतलब दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, दे आर बबलिंग विद एक्साइटमेंट, उत्साह से भरे हुए हैं। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ एंड एक्टिविटी। सो दे आर enjoying themselves, they are playing on the grounds. Now she is comparing the contrast between her mother and those children and trees. अब वो उन पेड़ों से और बाहर हंसते हुए बच्चों के साथ अपनी माँ की तुलना करती है कि मदर हैज बिकम वेरी ओल्ड, माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। शी इज इनएक्टिव, she has lost her glow, she has lost her energy and charm and enthusiasm. But on the contrary, trees are young. जो trees हैं वो कैसे हैं? young हैं। they are sprinting, जो जवान होते हैं वही तेज दौड़ सकते हैं, बूढ़े लोग तेज नहीं दौड़ते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना चाहती हैं वो ट्रीज और अपनी मदर के बीच में। इन द सेम वे चिल्ड्रन और मदर के बीच में, चिल्ड्रन क्या है? बच्चे, दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, दे आर फुल ऑफ जॉय, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, एक्साइटमेंट से भरे हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय द लाइफ, वो अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम, घर पर नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू कम फ्रॉम देयर हाउसेज। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, हर मदर इज सिटिंग डल एंड इनएक्टिव इनसाइड द कार। तो ये सब वो कंपेयर कर रही है और अपनी माँ को ये सब को कंट्रास्ट को दिखाना चाहती हैं। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. लेकिन अब वो now they have reached to the airport, एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुके हैं and all the formalities, luggage, baggage and boarding pass, ये सब सिक्योरिटी चेक कराने के लिए वो वहां पर रुक जाती हैं। Standing a few yards away, अपनी माँ से वो थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। यार्ड माने होता है गज, कुछ गज की दूरी पर, यानी थोड़ी दूरी पे शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड फ्रॉम देयर अगेन शी लुक्ड एट हर। दोबारा से फिर वो अपनी माँ को देखती है वहां से एक बार फिर, बिकॉज शी इज वेरी डिस्टर्ब, शी फेल्ट सम एंजाइटी एंड टेंशन फॉर हर मदर। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं ये वर्ड्स फिर से हमने यहाँ पे लिखे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग फास्ट। छोटी सी जो दौड़ होती है उसको कहते हैं, तेज दौड़ने वाली उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग। स्पिलिंग माने होता है मूविंग आउट क्विकली, छलकना जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। जब कोई ग्लास में ज्यादा पानी भर जाता है और पानी बाहर की ओर निकलने लगता है तो दैट इज कॉल्ड स्पिलिंग, टू स्पिल, जो कि बच्चों के लिए इसका यूज हुआ है स्पिल का। आइए इसमें देखते हैं पोएटिक डिवाइस का क्या यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच है ये। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार है ये। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स माने मानव के समान जो विशेषताएं होती हैं, जो जो कार्य मानव कर सकता है, वैसी विशेषताएं जब हम जानवरों को, पेड़ पौधों को या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को देते हैं, उन पर उससे उनको तुलना करते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमने इस लाइंस में हमने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यंग ट्रीज माने युवा पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं। तो ट्रीज डोंट रन, वी ऑल नो, हम सबको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो दौड़ते नहीं है, दे स्टे एट देयर प्लेस, बट दे सीम टू बी रनिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं। इट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, दे कैन रन, नॉट द ट्रीज। द फ्लावर्स डांस, कभी कभी हमने ये भी सुना है फूल नाच रहे हैं, फ्लावर्स डोंट डांस, फ्लावर्स नाचते नहीं है। वेन एवर द विंड ब्लोज, जब कभी हवा चलती है, दे वेव्ड एंड इट सीम दैट दे आर डांसिंग, तेज हवा चलती है तो फूल जो है वो हिलते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो नाच रहे हैं। द मून वॉक्स, चंद्रमा चलता है, चंद्रमा चलता है नहीं, चंद्रमा नहीं चल रहा है, बट इट सीम दैट इज वॉक शब्द जो हमने चंद्रमा के लिए यूज किया है, उसका भी हमने पर्सोनिफाई किया कि चांद चलता है। एंड द लास्ट फ्यू लाइन्स आर वन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar air, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Worn pale, WAN को क्या पढ़ेंगे? वॉन। वॉन मीन्स क्या होता है? वॉन का मतलब ही होता है पेल फेडेड, पेल एंड फेडेड, जो धुंधला हो गया है, जो बदरंग हो गया है, बेरंग हो गया है, उसे कहते हैं वॉन। तो उसने दोबारा से अपनी माँ को देखा वहां पर सिक्योरिटी चेक से खड़े खड़े अपनी माँ को जब वो दोबारा से देखती है तो फिर से उसको अपनी माँ का चेहरा कैसा दिखाई देता है? लाइक अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर के मून की तरह दिखाई देता है। अब विंटर माने सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम के आखिरी आखिरी सर्दी के समय जब होता है तो उसे हम अक्सर कह सकते हैं मे बी इट इज द मंथ ऑफ डिसम्बर। दिसंबर का जो महीना होता है वो सर्दी का मौसम माना जाता है एंड इट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड इन दैट मंथ द मून इज नॉट वेरी ब्राइट। तो इस महीने में चांद जो है ज्यादा चमकता नहीं है, तो उसको अपनी माँ का चेहरा कैसा दिखाई देता है? लेट विंटर की मून की तरह उसको अपनी माँ का चेहरा एकदम फीका, बदरंग, डल दिखाई देता है। लेट विंटर का मून कैसा होता है? इट इज वेरी डल, इट इज वेरी हेजी, ना, इट इज नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ द मिस्ट एंड फॉग, कुहासा। फॉग कहते हैं कोहरा, मिस्ट कहते हैं कुहासा को। इट इज अ लेयर ऑफ थिन वाटर ड्रॉपलेट्स विच कवर्ड द मून सीम्स टू बी वॉर्न, डल एंड पेल। तो कोहरे और कुहासे के कारण जो चंद्रमा है वो साफ दिखाई नहीं देता है और इसीलिए जो मदर का चेहरा है वो भी ऐसे ही लेट विंटर्स के मून से उसकी तुलना, इसीलिए उसने अपनी माँ की चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से की गई है, क्योंकि माँ का चेहरा भी लेट विंटर मून की तरह डल है, पेल है और कलरलेस है, ग्लोलेस है, कोई ग्लो नहीं है, कोई चमक नहीं है। और जैसे ही वो अपनी माँ का चेहरा देखती है तो अपने बचपन का, चाइल्डहुड का वही जाना पहचाना सा जो दर्द था, जो एक था, वो उसको फिर से महसूस होता है। जाना पहचाना दर्द क्या होता है चाइल्डहुड का? बचपन में जब भी बच्चा अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए नहीं देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी माँ उसको मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। In childhood, what happens? Whenever a child doesn't see her mother for some time, he gets scared. He starts crying. वो रोने लगता है, डर जाता है. And after some time, when he again meets with his mother, he became happy and everything is normal. तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। In the same way, वही वाला डर, लेकिन वो डर कैसा था? टेम्परेरी था।
बचपन का डर कैसा था? टेम्परेरी था, थोड़ी देर के लिए था, थोड़ी देर बाद उसको उसकी माँ मिल जाती। लेकिन अब का जो डर है वो कैसा है? इट इज अ वेरी हॉन्टिंग फियर, इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग फियर। ये एक ऐसा डर है जिसको याद करके वो डर जाती है कि इफ नाउ शी इज गोइंग टू लूज हर मदर फॉर एवर। ये उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है कि माँ उसकी बूढ़ी हो गई है, अपने जीवन के लास्ट स्टेज में है, तो हो सकता है वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दे, अब वो दोबारा से कभी ना मिले। तो ये सब देखने के बाद उसको क्या महसूस होता है? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। दीज आर हर लास्ट पार्टिंग वर्ड्स। ये उसके अंतिम शब्द थे जो उसने अपनी माँ से कहे थे कि माँ फिर मिलेंगे। उसने कुछ नहीं कहा, शी सेड नथिंग एक्सेप्ट सी यू सून अम्मा। क्यों कहा उसने ऐसा? जस्ट टू अश्योर हर सेल्फ, जस्ट टू हाइड हर इमोशंस, हर पेन, अपने दर्द को छिपाने के लिए, अपने को दिलासा देने के लिए, अपनी माँ को भरोसा दिलाने के लिए और खुद को भरोसा दिलाने के लिए कि दैट सून वी आर गोइंग टू वी विल सून मीट अगेन, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तो अपने को एश्योरेंस देने के लिए उसने अपने माँ से ये शब्द कहे। अंदर ही अंदर उसे पता था कि माँ इतनी बीमार है, शायद हम फिर ना मिले, लेकिन फिर भी नाउ शी इज एन ऑप्टिमिस्टिक, शी इज अ ब्रेव गर्ल, like a optimistic person. She hid her feelings and inspire, and instead of crying, instead of showing her deep emotions, she very bravely said to her mother, see you soon अम्मा। अपनी माँ को बहुत बड़ी एक बहादुर लड़की की तरह उसने कहा कि माँ फिर से मुलाकात होगी, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और सिर्फ उसने क्या करा उसके बाद? वो मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। मीन्स जस्ट टू हाइड हर इमोशंस, शी केप्ट ऑन स्माइलिंग। अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को छिपाते हुए वो सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। So now here ends this poem, a beautiful and touching poem. आइए देखते हैं what is more for us in this video. Again the word journey, winter's moon. Winter's moon कैसा होता है? Hazy, धुंधला होता है, मिस्टी, कोहरा, धुंध छाई रहती है, क्लाउडी, बादल छाए रहते हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? धुंधला। हिंदी में आपने सुना होगा, when something is obscure, it is not clear, we can't see, तो हम उसको बोलते हैं हेजी हो जाता है, धुंध छाई रहती है सर्दी के मौसम में, बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो विंटर का मून क्लियर नहीं दिखाई देता, तो वैसे ही उसकी माँ का चेहरा भी बहुत ही डल, कलरलेस था, विंटर के मून की तरह। एक माने होता है पेन, पेन माने दर्द, एक ऐसा दर्द विच इज कंटिन्यूअसली वी फील इन आवर बॉडी एंड माइंड। अपने दिमाग और शरीर में एक ऐसा दर्द जो हम लगातार महसूस करते हैं, इट इज कॉल्ड एक। जैसे आपने सुना होगा हेड एक, बैक एक, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। वॉन, वॉन माना होता है कलरलेस, बेरंग, बदरंग। तो माँ का चेहरा भी कैसा है? वॉन है, विंटर मून की तरह। ये वर्ड मीनिंग को बच्चों जितना आप ज्यादा याद करेंगे वर्ड मीनिंग, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। इनको ध्यान से आप देख सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं, तो पोयम को समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एनाफोरा। एनाफोरा को हिंदी में बोलते हैं आद्य पुनरुक्ति अलंकार। आद्य पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं एनाफोरा को। तो क्या होता है एनाफोरा? इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम। ये अलंकार में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड या फ्रेज। फ्रेज माने होता है वाक्यांश, किसी वाक्यांश, शब्दों के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज। नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। हिंदी में इसे बोलेंगे वाक्यांश। तो जब हम किसी वाक्यांश का या किसी एक शब्द का बार बार रिपीट करते हैं किसी एक क्लॉज में, उसके स्टार्टिंग में, टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट इन द पोएम, कविता में कविता का काव्यत्व का प्रभाव डालने के लिए,
ना, उसकी कविता के जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा होता है वहां पर अलंकार। ये भी कभी कभी एग्जाम में फाइंड करने के लिए आ जाते हैं अलंकार। लाइन दे दी जाती है आप लोगों को और पूछा जाता है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में क्या फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है बताइए। तो आपको अगर इनका नॉलेज रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो हमने क्या देखा इस कविता में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल, 3 बार जो स्माइल का यूज किया गया है, तो इट इज टू एम्फेसाइज द इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन, टू एम्फेसाइज द इफेक्ट ऑफ द इमोशंस, टू मेक द पोयम इफेक्टिव। पोयम को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसको 3 बार इसका यूज किया गया है। जैसे कि कुछ ये फेमस एग्जाम्पल है हमारे, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। आई यहाँ पे एक शब्द, एक लेटर नहीं है, यहाँ पे एक वर्ड है, आई माने मैं। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। आई 3 बार ये आई का यूज यहाँ पर किया गया है। तो ये भी क्या हो गया आपका, एनाफोरा। इसी तरह से मैड वर्ड, मैड किंग, मैड कंपोजिशन। तो मैड, एक ही क्लॉज की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि मैड का 3 बार इसका यूज किया गया है। तो जहां पर भी रेपिटेशन होता है वर्ड्स का या फ्रेज का पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोयम में, तो वहां पर होता है आपका एनाफोरा। तो हमने कौन कौन से अलंकारों को यहाँ पे पढ़ा है, सिमली को हमने पढ़ा है, उपमा अलंकार पढ़ा हमने, पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, मानवीकरण पढ़ा, एनाफोरा का हमने के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट अलंकार है आपका एलिट्रेशन का भी इसमें यूज हुआ है। एलिट्रेशन आपका बहुत फेमस अलंकार है, आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश में आपने अगर पढ़ा होगा तो अनुप्रास अलंकार होता है। इट इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स इन अ लाइन ऑफ अ पोयम। किसी भी कविता में जब कंसोनेंट साउंड का व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको रेपिटेशन होता है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जैसे ये एक एग्जाम्पल है इसका, निक नीडेड न्यू नोट बुक। इसको हम अनुप्रास अलंकार को हम टंग ट्विस्टर के रूप में भी यूज करते हैं कई बार। TONGU टंग ट्विस्टर होते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। निक नीडेड न्यू नोट बुक। तो निक एन न, तो न वर्ण की आवृत्ति 4 बार लगातार हुई है, तो यहाँ पे आपका ये एलिट्रेशन हो गया है। इसी तरह से शी सेल्स, सी शेल्स, शी सेल्स, सी शेल्स। इसको बोल के देखिए बार बार, तो ये आपका टंग ट्विस्टर का वो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करेगा। साथ ही साथ एस यानी सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। हमारी पोयम में क्या आया है, 66 एस, 66 2 बार, एस सा। माई मदर, माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, लेटर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो गया आपका, एलिट्रेशन हो गया है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी एक विचार आता है, हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे अपने एल्डर्स के साथ किस तरह से रिलेशंस हैं। एल्डर्स, हाउ डू यू ट्रीट टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से आप कैसे व्यवहार करते हैं। व्हाट इज योर रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर, थिंक अबाउट इट। Thank you for watching. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.